और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाओ दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियोडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते।
ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो। पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। ओह, या शायद नहीं भी। मोन्टाज। बधाई हो, तुम पहले इंसान हो जिसे क्लोन होने का मौका मिला है। मशीन में जाओ आर्नोल्ड, आखिर क्या गलत हो सकता है? चलो अब थोड़े टेस्ट करते हैं। ये क्या है? जैसी हमें उम्मीद थी, क्लोनिंग वैसी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है और अब तुम दोनों के पास आधा आधा दिमाग है। ब्लाइमे! कॉर्पस कैलोजम ब्रेन के हेमिस्फेयर को जोड़ता है और इसमें 200 से 250 मिलियन नर्व्स फाइबर होते हैं। सभी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंडमा इन्हें एक थ्रेड में बुनना शुरू करें तो वो पृथ्वी को 3 बार रैप कर सकती हैं। ये शानदार है। चलो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत अच्छे लेफ्ट ब्रेन आर्नोल्ड। राइट ब्रेन आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज को हैंडल करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम कॉर्पस कैलोजम को हटा देते हो, जैसे कि एपिलेप्सी के केस में होता है, तो इंसान अपने राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएगा। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मशीन में जाओ आर्नोल्ड। हाँ, एक बार में एक, लड़ो मत। वैसे हम इसे तुम दोनों के बिना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से। लगता है ये जाम हो गया। एक सेकंड रुको दोस्त। हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर के हिस्से एक जैसे ही होते हैं, इसलिए अगर एक हेमिस्फेयर हटा भी दिया जाता है या फिर अगर एक इंसान सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर के साथ पैदा होता है, तो दूसरा हेमिस्फेयर उसकी कमी पूरी कर सकता है और वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आर्नी? क्या ये दूसरे आर्नोल्ड की उंगली है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इमेजेस जनरेट करते करते थकते नहीं हो? वाओ! क्या तुमने इसे टिंडर पर अपलोड करने का फैसला किया है? तुम्हें लगता है किसी को ये पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। एक न्यू मैसेज। तुम्हें डेट पर बुलाया जा रहा है आर्नी। तुम्हारी शानदार सोशल मीडिया फोटो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रीट की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस का पार्ट बनती है। यूएस में हर सेकंड एक अडल्ट डेटाबेस में होता है और उन्हें 50 मिलियन स्ट्रीट कैमरास की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% चांसेस हैं तुम कहीं भी हो, तुम्हें ढूंढ लेंगी। पर तुम्हारी वार्डरोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं कर सकती है। आखिर 2 ग्रीन टी शर्ट में से एक को चुनना मुश्किल जो है। आर्नोल्ड, सबसे जरूरी बात, घबराना मत और अच्छे से बर्ताव करना। खैर, ये ज्यादा हो गया। पॉपुलर चैट जीपीटी की डेटाबेस की तुलना 200 पेजेस की 2,85,000 बुक से की जा सकती है। अगर कोई पर्सन वीक में 7 बुक्स पढ़ता है तो वो आखिरी बुक 5,470 साल बाद पढ़ पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टास्क को बस 5 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि इंसान से 101,143% ज्यादा एफिशिएंट है। नर्वस हो? मैं भी हूं। और वो आ गई।
वाओ, कितनी सुंदर है। उसे तुम कैसे पसंद आ गए? ये अजीब है। क्या वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही है? बहुत अजीब है। एक रोके 10 स्ट्राइक्स गिरा दिए। पूरी तरह अजीब है। आर्नी, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट है? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर कुछ तो बात है। तुम्हारा भागना बेहतर होगा आर्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट XM25 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल टारगेट को पहचानने और एक्सप्लोजन मेथड को चुनने के लिए करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ड्रोन्स हैं, जिससे वो फेसेस को भी काफी दूर से पहचान सकते हैं, और इसके लिए बस 2 सेकंड्स ही काफी हैं। पर किसे पता, शायद ये ड्रोन्स बॉम्ब्स के अलावा कुछ और ही गिरा दें। आर्नोल्ड, तुम इतनी आसानी से इस साइबर लेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे पास उसका फोन है? जल्दी करो, तुम्हें उसे जल्दी से डिसेबल करना होगा। रेड बटन को दबाओ। लगता है ये काम कर गया। तुम बच गए। तो तुम क्या एक प्रोग्रामर की जॉब ढूंढ रहे हो? और क्या तुमने सिर्फ 2 दिन का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स किया है? चलो भी। लेकिन रॉब्लॉक्स में आमतौर पर तुम बिना प्रोग्रामिंग सीखे भी गेम बना सकते हो। सच में बहुत कम लोग गेम बना पाते हैं जिसमें वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को 1989 में फिजिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। रोब्लॉक्स का बीटा वर्जन 2004 में आया था, जिसका मतलब है रॉब्लॉक्स बाकी प्लेयर से भी पुराना है। 2016 में रॉब्लॉक्स के पास सिर्फ 10,000 अकाउंट्स थे। 2019 में 1 बिलियन थे। तुम सोच सकते हो तुम कितने पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसमें कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रॉब्लॉक्स की पहली इन्वेस्टमेंट $5,60,000 थी। टिक टैक टो। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है ये किसी को पसंद आएगा? वाओ, तुमने उन्हें पैसे देने के लिए मना लिया। उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी है। ऐसा लगता है गेम रिलीज होने से पहले कोई अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। कुछ लोग गैराज में बैठकर भी एक शानदार गेम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को नया गूगल बनाने की जरूरत है। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। तो आर्नोल्ड, अब लोन्स को चुकाने का समय है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुमने सोचा होगा कि 1% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक दिन का है, जो कि 1 साल का 365% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे ऊपर जितना तुमने लिया था उससे बहुत ज्यादा कर्जा है। अकेले अमेरिका में ही बैंकरप्सी के हजारों मामले दर्ज होते हैं। 70% स्टार्टअप अपने पहले ईयर में ही फेल हो जाते हैं, और बाकी के 25% आने वाले कुछ ईयर्स में। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें अगले 10,000 साल तक काम करना होगा। अब तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और रहने की जगह भी नहीं है। बढ़िया गेम है आर्नोल्ड। उम्मीद है तुम रिवर का गंदा पानी नहीं पी रहे होगे। बहुत अच्छा। दुनिया की सभी डिसीजेस की वजह गंदा पानी पीना है। गंदे पानी की वजह से 3.4 मिलियन इंसानों की मौत होती है। ये कार एक्सीडेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है, और ओबेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा है कि तुम पीने वाला क्या? इको एक्टिविस्ट ने तुम्हारी सभी प्लास्टिक बॉटल्स ले ली। अब तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। बस रिवर से पानी मत पीना। तुम्हें साइन नहीं दिख रहा? ओ आर्नी, तुम बाद में पछताओगे। गैंजेस रिवर की एक बूंद में 3.5 मिलियन ई कॉली बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्म से 110 गुना ज्यादा है। फिर भी इंडिया की 40% पॉपुलेशन, आधा बिलियन लोग गैंजेस का पानी पीते हैं, और बिल्कुल उसमें और भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं समझ गया। माइल्ड डायरिया, ये तो बस शुरुआत है। ये और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग, और ये पहले से ही परेशानी है। तुम इन्वेस्ट करना होगा। तुम रिवर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। तुम रिवर वाटर को फैब्रिक से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ये सैंड और डर्ट को फिल्टर कर देगा। बॉइलिंग 99% हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है, और सबसे असरदार तरीका केमिकल प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स। आपको क्या लगता है इस पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? क्या आपने बहुत सारी डिस्कवरी देखी है या नहीं? जब पीने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रैवलर्स मजबूर होकर यूरिन से काम चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं है, और स्ट्रेंथ की कमी है।
ओ आर्नोल्ड, तुम वापस आ गए। अच्छे लोगों ने तुम्हारी मदद की। पानी कितना टेस्टी है, लेकिन किसी पर भी ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। प्यार और नफरत के बीच एक छोटी सी लाइन है। भागो आर्नी। तुम सोच रहे हो कि तुम लकी हो। खैर, तुम गलत हो। फिर से